नमस्कार दोस्तों, जज़्बात के इस एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जब प्रीत की रीत की बात चली, हमने नमस्कार दोस्तों, जज़्बात के आज इस नए एपिसोड में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज हमारे बीच मौजूद हैं सोनल मिश्रा जी, जो कि मुंबई, महाराष्ट्र से हैं। सोनल जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है जज़्बात के इस मंच पे। नमस्कार वैभव जी और मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार। आपका वक़्त निकालने के लिए बहुत-बहुत आभार। सोनल जी को मैंने अभी तक एक ही बार सुना है। वो बहुत ही अच्छा लिखती हैं और शी इज़ अ वेरी गुड पोएटेस। तो सोनल जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपने लिखने की शुरुआत कब से करी और आप मूलतः कहाँ की रहने वाली हैं? अ, अगर मैं ये कहूँ कि मैंने लिखना कब शुरू किया तो वैभव जी मुझे पूरी तरह से ये याद नहीं है क्योंकि आपको ये पता होगा कि अगर कोई कलाकार होता है तो वो कला उसके अंदर होती है। जी, शायद जी। उसे पता लगने में देर लग जाता है। तो अगर मैं अपने बचपन से शुरुआत करूँ तो मैं शुरू से सारी रचनात्मक अभिव्यक्तियों में, सारी कलात्मक प्रतियोगिताओं में प्रतिस्पर्धा करती थी और उसी समय तात्कालिक प्रतियोगिताएँ मुझे ज़्यादा आकर्षित करती थी कि स्पॉन्टेनियस ही हो, उसी समय कुछ विषय मिले और उसी समय अपने विचार रख दिए जाएँ। तो ऐसी चीज़ें मुझे बहुत आकर्षित करती थी, तो मुझे लगता था कि अपने अंदर कुछ बात तो है कि हम लिख सकते हैं, हम कर सकते हैं, लेकिन उस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। फिर वो एक दौर आता है जब शेरो-शायरी का शौक हो जाता है, लिखने का शौक हो जाता है, आप अपनी एक डायरी रखने लगते हो, तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था। लिखते थे, पता नहीं अब तो वो मेरी डायरी कहाँ है, मुझे उसमें से कुछ याद भी नहीं है। फिर मैंने अपना 11th-12th साइंस मैथमेटिक्स से किया। मैं विज्ञान की छात्रा रही हूँ, तो आपको तो पता ही है कि उसमें आदमी अपना सब कुछ भूल जाता है। जी, लेकिन बिल्कुल। अंदर ही अंदर एक टीस होती थी कि मैं इस विषय के लिए नहीं बनी हूँ। करती थी, गणित करती थी, फिज़िक्स पढ़ती थी, केमिस्ट्री पढ़ती थी, पर वो करते हुए दिमाग में कुछ और चलता रहता था। कुछ और चीज़ें मुझे अपनी तरफ आकर्षित करती थी और फिर 12th के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं ना कला और साहित्य के लिए बनी हूँ। मैं विज्ञान के लिए नहीं बनी, तो फिर मैंने स्नातक किया। स्नातक में मैंने प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त किया और बस तभी से ये लिखने-लिखाने का सिलसिला शुरू रहा है। मैं मध्य मूलतः मेरा जन्म स्थान राजस्थान जयपुर है। फिर उसके बाद पापा चूँकि सरकारी नौकरी में थे, तो कई जगह, कई राज्यों में उनके साथ रही हूँ मैं। तो ऐसा सब चलता रहा और जो एक मध्य प्रदेश का बहुत महत्वपूर्ण अखबार आता था, नई दुनिया, दैनिक भास्कर, वहाँ मेरे लेख छपा करते थे। मैं लिखती थी, अच्छा। वीकली मेरे लेख वहाँ आते थे, हाँ। तो ऐसे मतलब मैंने कभी उनको संजो कर पापा रखते थे, मैंने कभी उनको संजो कर नहीं रखा, जैसे लोगों को आदत होती है ना न्यूज़पेपर की कटिंग काट के रख ली, ये दिखाने के लिए या बाद में याद करने के लिए। बट मेरा ऐसा होता था कि लिखा और छोड़ दिया, भूल गए क्योंकि वो एक उस समय की क्षणिक प्रतिक्रिया होती थी। तो ऐसा ऐसा कई बार हुआ, लेकिन अभी जब अगर मैं ये कहूँ कि वाक़ई में मैंने सीरियसली लिखना कब शुरू किया, वैसे मैं अभी भी ये कहूँगी कि मैं अच्छा नहीं लिख पाती हूँ। मैं सीख ही रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ। मेरा लेखन मेरे विचारों की अभिव्यक्ति है और मैं बस ये सोचती हूँ कि किसी भी तरह से अगर अपनी सोच से मैं समाज में 1% भी बदलाव ला सकी, तो मैं अपने लेखन को धन्य मानूँगी। बस सिर्फ़ मेरी इतनी सी ही सोच है और अभी जब ये कोविड के टाइम पे जब घर में ज़्यादा समय रहना हुआ, बहुत सोच-विचार हुआ, तो सीरियसली मैंने अपनी एक डायरी में कविताओं का लेखन शुरू किया और तभी मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल बनाने के बारे में सोचा कि जिससे एक मुझे भी एक इंस्पिरेशन मिलती रहेगी, प्रेरणा मिलती रहेगी कि मुझे नया-नया कुछ लिखकर अपलोड करते रहना चाहिए। अपने लोगों से जो भी साहित्य और कला के प्रति रुचि रखते हैं, उनसे जुड़े रहना चाहिए। तो आपके वैसे बहुत छोटा-सा प्रश्न था, पर मैंने उस छोटे प्रश्न को बड़े लंबे में और ऐसे ऐसे कहा जाए कि सारगर्भित तत्वों में मैंने उसका उत्तर दे दिया। आपकी हिंदी बहुत ही
अमेजिंग है, मतलब इतनी शुद्ध हिंदी तो जो अच्छे हिंदी बोलने वाले हैं जो ना वो भी शायद नहीं बोल पाते। तो इसका कारण क्या है? हिंदी पे इतनी अच्छी पकड़ राजस्थान में रहने की वजह से है या पारिवारिक जो अपब्रिंगिंग है हाँ, वो? पारिवारिक भी, क्योंकि पापा भी लिखा करते थे, पापा को भी लिखने का शौक था और घर में बहुत अच्छी हिंदी का प्रयोग होता था और शुरू से मुझे हिंदी भाषा के प्रति बहुत लगाव है, बहुत प्रेम था मुझे अपनी इस भाषा से। और जैसे आज के समय में होता है ना कि छुट्टियाँ होती है तो बच्चे सोचते हैं कि हम कहीं घूमने जाने वाले हैं या कुछ बहुत ऐसा काम करने वाले हैं। मेरे लिए छुट्टियों का मतलब होता था बहुत सारी किताबें। तो हाँ, मैंने बहुत सारे राइटर्स को पढ़ा है बहुत बचपन में ही। हालाँकि जब पढ़ लेती थी तो मुझे समझ में भी नहीं आता था कि ये जो कहानी मैंने पढ़कर रखी है, इसका इसका मूल उद्देश्य क्या था या क्या बातें थी, लेकिन वो शब्द मेरे अंदर रह जाते थे। तो एक अच्छी हिंदी सीखने का प्रयास मैंने तभी से शुरू किया था अपने बचपन से ही। और वास्तव में हमारे यहाँ इतने अच्छे साहित्यकार हैं जो आपको इतनी सरल सहज भाषा में बिल्कुल। बोलना सिखाते हैं। और चूंकि मैं मुंबई में रहती हूँ तो मेरी अंग्रेजी भी फ्लुएंट है, मैं बात हुँ, कर लेती हूँ, मैं बोल लेती हूँ। लेकिन मैं महत्ता देती हूँ कि अगर हम अपनी खुद की भाषा में विचार विमर्श करें तो कितनी ही प्यारी भाषा है, कितनी अच्छी भाषा है, दिल को छू जाने वाली भाषा है। तो बस यही मेरा प्रयास होता है कि अपने इस बोली से मैं अपने विद्यार्थियों के मन में चूँकि मैं मेरा प्रोफ़ेशन, मेरा व्यवसाय, मैं अध्यापिका हूँ, जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक अध्यापक समाज की सोच में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो बस मैं उसी दिशा में प्रयासरत हूँ और थोड़ी-सी सेवा करना चाहती हूँ अपनी हिंदी भाषा की, तो इसीलिए मैं अपने पीएचडी करने के हिंदी में उस अपने सपने की ओर प्रयासरत हूँ, अग्रसर हूँ और निश्चित तौर पर जब अगर मैं ये उपाधि प्राप्त कर लूँगी, अभी भी कर रही हूँ, भविष्य में भी अपनी हिंदी भाषा की सेवा करती रहूँगी। नहीं, हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ हैं और उम्मीद करते हैं आप जल्दी डॉक्टर सोनल मिश्रा अपने नाम के साथ जो है ना जोड़ पाएँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। तो सोनल जी, आपका विषय क्या है? आपने बोला आप अध्यापिका हैं, आप किस विषय को पढ़ाती हैं? हिंदी आपका विषय है, कोई और विषय है? मैं हिंदी और संस्कृत दोनों की अध्यापिका हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। तो आज हम ये अपने दर्शकों के ऊपर छोड़ते हैं कि आप कैसा लिखती हैं। आपने बोला मैं बहुत अभी भी सीख रही हूँ और बहुत अच्छा नहीं लिखती हूँ, तो इसका निर्णय जो है हम अपने दर्शकों के हाथ में छोड़ते हैं और शुरुआत करते हैं कि आज कुछ आप हमें ऐसा सुनाएँ जो आपके दिल के बहुत करीब है और जो हमारे दर्शकों को भी पसंद आए। बिल्कुल, मैंने हमेशा वैभव जी, मेरा एक प्रयास रहा है कि मैं हर परिस्थितियों में ना अपने आप को चुनौती देती हूँ। अपने आप को चैलेंज करती हूँ। शायद सब कुछ हमारे अंदर होता है, बस सिर्फ़ उसे समझने भर की देरी होती है। जैसे हम ना किसी भी मुसीबत में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो हम आस-पास देखते हैं, हम लोगों की तरफ देखने लगते हैं। हम आशा करने लगते हैं कि इस परिस्थिति में से आकर कोई भी हमें उबार ले या कोई हमें तार दे, लेकिन जो कुछ भी है, सब कुछ हमारे अंदर है। जैसे कि हमेशा मैं ये 2 पंक्तियाँ कहती हूँ कि मैं आप अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है। मैं आप अपनी तलाश में हूँ, मेरा कोई रहनुमा नहीं है, वो क्या बताएँगे राह मुझको जिन्हें कुछ अपना पता नहीं है। क्या तो बात है! जहाँ बात थी चुनौती की, तो चुनौती की इस बात से मैंने अपनी कविता लिखी है ललकार। मैं ललकार। चाहती थी कि मेरे जो विद्यार्थी हैं या जो मुझे पसंद करते हैं, बोलना जानते हैं, तो मेरी कविता के शीर्षक से भी शायद वो एक नया शब्द अपने शब्दकोश में अर्जित करें। तो जी, चुनौती का ही एक पर्यायवाची शब्द है ललकार। तो मेरी ललकार कविता कुछ ऐसी थी, जी, जब भी खुद को ललकारा है, हमने खुद को और संवारा है। जब बाधाएँ यक्ष बनी, उन्हें सुरसा रूप दिखाया है। जब तम का सागर लहराया, आशा को किरण बनाया है। जब भी सिमटी सीमाएँ, हमने पारावार बढ़ाया है। मिट्टी हो या हो चंदन,
मस्तक पर उसे सजाया है। जब दुविधा कोई विशाल बनी, हमने परचम लहराया है। जब अपना कोई शत्रु बना, हमने हंसकर गले लगाया है। जब अस्तित्व संघर्ष बना, हमने मुक्ति बोध जगाया है। जब प्रीत की रीत की बात चली, हमने सर्वस्व लुटाया है। हमने सर्वस्व लुटाया है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब, वेरी नाइस। तो इस ये इंस्पिरेशन कहाँ से आई? ये क्या इसका प्रीमाइस क्या है इस कविता को जब आपने लिखा, तो क्या माइंडसेट था उस? ऐसा नहीं वैभव जी के किसी चीज को सोचकर, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मैं विद्यार्थियों के बीच में रहती हूँ। हर हुँ, दिन मैं नई चुनौती का सामना करती हूँ और हर दिन मुझे उनसे सीखने को मिलता है। मैं ना हुँ, अपने आप को बहुत धन्य समझती हूँ कि मैंने बहुत ही अच्छा किया जो मैंने इस प्रोफेशन को चूज किया कि आप अध्यापन के क्षेत्र में हो। तो नित नई चुनौती और नित नए ज्ञान का अर्जन करना किसी और क्षेत्र में संभव ही नहीं था। बिल्कुल, तो बिल्कुल। अपने बच्चों से मैं प्रतिदिन बहुत कुछ सीखती हूँ। और कितनी बार, जैसे मैं ग्रेड 10th की ग्रेड टीचर हूँ, कक्षा अध्यापिका हूँ। तो कितनी बार मैं ऐसा देखती हूँ कि जैसे कई बार बच्चों बच्चों में सब कुछ होता है, और हर बच्चा अपनी तरह से बहुत यूनिक होता है। बस हुँ, उन्हें जरूरत होती है एक थोड़ी सी प्रेरणा की, एक थोड़े से प्रोत्साहन की, जो एक कोई भी अच्छा शिक्षक कर सकता है। तो कितनी बार अपने विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए मैं ऐसी बातें लिख देती हूँ। और कितनी बार जब खुद को भी ऐसे महसूस करती हूँ कि यार इस परिस्थिति में अब मेरे पास कोई हल नहीं है, तो शायद मेरे शब्दों में वो धार आए कि वो मेरी इस निराशा को आशा में बदल दे। बहुत खूब, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। तो ऐसा कभी होता है जब आप भी निराश होती हैं? मैं तो वैभव जी ये मानती हूँ कि आशा, निराशा, सुख, दुःख मानव जीवन के ताने-बाने हैं। एक्चुअली वास्तव में ना मनुष्य इन सारी भावनाओं का पुलिंदा है और हर एक भाव का अपना एक अलग आनंद है। मेरे लिए तो जीवन का उद्देश्य ही यही है कि समानताओं का आनंद मनाओ और असमानताओं का उत्सव मनाओ। वाह! इससे क्या बात! बेहतर और क्या ही हम सोच सकते हैं। सुख की भी अपनी गरिमा है और दुःख का भी अपना विशेष स्थान है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और सुनाइए कुछ? मैं अपने बारे में, जैसे अगर कोई मुझे पूछता है, मैंने अभी तो आपको अपना परिचय दिया, मैंने कविता में नहीं दिया, बट मैं अपना परिचय ऐसे ही देती हूँ कि मिट्टी में जो सोंधापन भर दे, बारिश की मैं वो फुहार हूँ। गीली मिट्टी पर ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ गीली मिट्टी कहा है। आसान होता है गीली मिट्टी का किसी भी आकार में ढल जाना। गीली मिट्टी पर बनते बिगड़ते पद चिन्हों की छाप हूँ। अप्रत्याशित अनायास ही खिलने वाली अधरों की मुस्कान हूँ। नील विस्तृत आकाश में फैली स्वच्छंद परिंदों की उड़ान हूँ। बन सकूं किसी की प्रेरणा, बस इतनी सी आस हूं। तुम सोचो मुझको जितनी दूर, मैं उतनी ही पास हूं। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आपकी पोएट्री किसी एक पर्टिकुलर स्टाइल से इम्प्रेस्ड है, इंस्पायर्ड है कहीं से? आप किसको एप्रिशिएट करती हैं, किसको फॉलो करते हैं? मैं महादेवी वर्मा को बहुत उनका अनुसरण करती हूँ। मैं महादेवी वर्मा के कहीं और छोर भी नहीं हूँ, लेकिन हुँ, वो एक ऐसी कवयित्री हैं जो मुझे बार-बार प्रभावित करती है। उनका जो जी, जीवन रहा है, उनकी जो जीवन शैली रही है, अज्ञात के प्रति जो उनका प्रेम रहा है, बहुत सुंदर कविताएँ उन्होंने लिखी है। लेकिन मैंने कभी भी उनकी कविताओं से प्रेरित होकर उनके उनकी शैली को अनुकरण करने की कोशिश नहीं की। बस जब मैं हुँ, उनको पढ़ती हूँ, उनके बारे में सोचती हूँ, तो यक काफ़ी विचार मेरे दिमाग में आने लगते हैं
और वैसे भी अगर मैं कोई परिस्थिति देखती हूँ या मैं जब प्रकृति के ये प्रकृति भी मुझे बहुत आकर्षित करती है। हुँ, हुँ। इसका जो चंचल अगर प्रकृति कभी चंचल होती है, जैसे अगर हम माने मेरे लिए चंचल का अर्थ है कि तूफ़ान आ जाना, अ, म भूकंप आ जाना, तो जो प्रकृति का चंचल रूप होता है, उसका रौद्र रूप होता है, वो मुझ में स्थायित्व ले आता है। तभी हम ये मनुष्य की ना विडंबना है कि जब जी, प्रकृति अपना उत्पात मचाती है ना, तो मनुष्य स्थिर भाव होकर सोचने लगता है। लेकिन जब प्रकृति शांत होती है, तो वो आपके मन को चंचल लय से भर देती है। तभी आपके अंदर बहुत सारे भाव निकलने लगते हैं। आप सभी तरह की कविताओं के बारे में, सभी तरह के विचारों के बारे में सोचने लगते हैं। तो मुझे बहुत कुछ प्रेरणा प्रकृति से भी मिलती है जब मैं प्रकृति के करीब होती हूँ। तो मन करता है कि प्रकृति को देखकर नहीं, पर जो भी भाव मन में चल रहे होते हैं, उनके बारे में। जैसे कि मेरी एक कविता है, अधूरा भी पूरा है। तो अधूरा भी उस पूरा है। कविता उस अधूरा भी पूरा है, जी, क्योंकि आपको पता है कि मनुष्य ना अ, हर चीज़ पा लेना चाहता है। वो ना पूरी जब तक वो कभी भी जीवन के किसी भी पल में वो आज में खुश नहीं रहना चाहता। जी, आज भी अगर उसने ये पाया है, तो ये पाते ही उसके मन में ना एक अलग तरह की आशा जागृत होने लग जाएगी कि शायद ये भी चीज़ इसमें हो जाती ना, तो ज़्यादा मज़ा आता। तो जी, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि अगर जब तक हम ये सोचते रहेंगे ना, तब तक हम जीवन का आनंद ही नहीं ले पाएँगे। तो सही वो बात है। सोचकर मैंने लिखा था कि जी, अधूरा भी पूरा है, पीछे मुड़कर जब देखूँ तो, उस बीते पल को जब सोचूँ तो, कुछ कहना था, कुछ सुनना था, कुछ मन में बुनते रहना था, कुछ आँखों को पड़ जाना था। जीवन की रीत निराली है, कुछ ना कुछ तो बाकी ही है। सब कुछ कर पाना मुमकिन भी नहीं, ये बस खोने पाने का नाम नहीं। सब कुछ कर पाना मुमकिन भी नहीं, ये बस खोने पाने का नाम नहीं। जो बीत गया, जो बाकी है, ध्यान दीजिएगा यही मेन है, यही मुख्य है मेरी कविता का। जो बीत गया, जो बाकी है, यही वर्तमान पर हावी है। मुझको बहुत तो अधूरापन भाता है, ये पूरे से भी ज्यादा है। आधी अधूरी बातें भी पूरी से कम कहाँ होती है। आधी अधूरी रातें भी पूरी से ज्यादा होती है। वाह! दूज का चांद भी तो सुंदर है, वो पूरे से भी बेहतर है। आधी अधूरी कविता भी तो जचती है, ये अधूरेपन की ही अभिव्यक्ति है। तो क्या बात ना है। कर पाने का गम ना करो, उसे यूं नाप तोल कर कम ना करो। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत ही सरल हिंदी और बहुत ही प्रभावशाली हिंदी। तो घर में आपको श्रोता मिलते हैं सोनल जी? सुनने वाले? घर में भी मिलते हैं, बाहर भी मिलते हैं, सब जगह मतलब अगर मैं ये कहूँ कि अगर मेरे आस-पास और मुझे आलोचक भी मिलते हैं। हाँ, मेरे हाँ। घर में ही आलोचक हैं, मेरे दोस्तों में, प्रशंसकों में आलोचक हैं। तो हाँ, हाँ। मैं यही कहती हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उन आलोचकों की वजह से मैं हर दिन, प्रतिदिन अपनी रचनाओं में जो कमियाँ रह जाती है, उन्हें पूरा करने की कोशिश करती हूँ। कई हुँ, हुँ। बार कोशिश करती हूँ और मैं जिस किसी से भी पूछती हूँ तो हर कोई ये कहता है कि कविता बड़ी अच्छी है। तो मैं यही हुँ, कहती हूँ कि आप सिर्फ़ पॉज़िटिव फ़ीडबैक ना दें, आप मुझे ये बताएँ कि वास्तव में मैं अपनी इस कविता में क्या सुधार कर सकती थी। कभी-कभी मुझे कुछ शब्दों के नए भेद भी जानने को मिल जाते हैं कि शायद इस शब्द की जगह कोई और शब्द प्रयोग किया हुआ होता, तो इस पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता। तो हुँ, हुँ। आप जब पठन-पाठन और अध्ययन-अध्यापन के दौर में होते हैं ना, तो आप बहुत सहज भाव से अपनी गलतियाँ स्वीकार करके और आगे बढ़ने को तैयार रहते हैं। एक चीज़ जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है पोएट्री में भी और शायरी में भी वो है अंदाज़े बयाँ। तो इस पे कितना काम किया आपने?
और कितना लगता है इम्पोर्टेंट आपको कि ये कितना इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है? हाँ, ये बहुत प्रभावशाली तत्व होता है, जब आप अपने विचार दूसरों तक पहुँचाना चाहते हैं और आप चाहते हैं, सिर्फ़ पहुँचाना ही नहीं, आप चाहते हैं कि आपके विचारों से समाज में या लोगों के जीवन में सुधार आए, तो उसे रचनात्मक और प्रभावशाली तरीके से अभिव्यक्त करना बहुत आवश्यक है और इसके लिए मैं योगदान देती हूँ कि मैं शुरू से ही मुझे ना मंच आकर्षित करते थे। जैसे मंच पर जाने के पहले तक ना मन में बड़ा ऐसे कुतूहल सा होता था, जिज्ञासा होती थी, कभी-कभी संशय और डर भी लगने लगता था कि मंच पर जाकर क्या होगा? काफ़ी कुछ तैयार भी करते थे, याद करते थे मंच पर जाने के लिए। लेकिन वैभव जी, मैं आपको बताऊँ कि जब मैं मंच पर पहुँचती थी ना, तो मंच पर पहुँचकर मैं होती थी। मतलब सब कुछ लिखा पढ़ा, सुना सुनाया, मैं सब कुछ भूल जाती थी और जो विषय है, उसे अपनी तरह से प्रस्तुत करती थी और क्या बात इतने आज़ाद तरीके से अपनी बात रख कर आती थी और मंच पर से उतर कर लगता था कि मैं पता नहीं क्या ही बोल कर आई हूँ। लेकिन जो तालियों की गड़गड़ाहट होती थी, वो बता देती थी कि शायद मैं अपने प्रयास में सफल रही हूँ और मुझे ना वाद-विवाद प्रतियोगिताएँ बड़ी आकर्षित करती थी। है? मैंने बहुत बचपन से ही वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू कर दिया था और उसमें भी मेरी एक खूबी थी। अभी मैं इसे खूबी कहूँ या कमज़ोरी कहूँ मुझे नहीं पता कि जो भी वाद-विवाद का विषय होता था, उसका विपक्ष ही मुझे आकर्षित करता था। मैं अच्छा, कभी पक्ष में नहीं बोली। मैंने हर विषय को विपक्ष में बोला है। ऐसा नहीं कि मुझे लड़ाई-झगड़ा करना पसंद है, बट मैं किसी भी बात को बिना बिना उसके पीछे किसी तर्क के मैं स्वीकार नहीं कर सकती। आप हुँ, तर्क दीजिए, मैं आपकी बात सहर्ष मान जाऊँगी। लेकिन ऐसे ही आपने कहा कि हाँ, ये चीज़ ऐसे होती है, तो माफ़ कीजिएगा, मैं उस बात को नहीं मान पाऊँगी और यही भाव मैं अपने विद्यार्थियों में भरती हूँ। अपने विद्यार्थियों को यही कहती हूँ कि प्रश्न करो। जितने अधिक प्रश्न करोगे, जितनी अधिक अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पाओगे, उतना अधिक अपने जीवन में स्वतंत्र और उन्मुक्त होते जाओगे। बिल्कुल। तो इसके ऊपर कुछ लिखा कभी? इस अ, इस नेचर के ऊपर? हाँ, आप ये कहें कि जैसे अ, मैंने कभी भी राजनीति वगैरह के बारे में लिखने के लिए नहीं सोचा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सच में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो सिर्फ़ युवा पीढ़ी के माध्यम से वो बदलाव ला सकते हैं और चूँकि हम युवा पीढ़ी के साथ रहते हैं, तो उन्हें एक नई सोच देना, हमें लगता है कि हमारा कर्तव्य बन जाता है। तो जी, मैंने एक ऐसी ही कविता लिखी थी, अपने विद्यार्थियों के लिए लिखी थी। हमारे विद्यालय में जब ये स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम मनाए जाते हैं, तो वो अपने अध्यापकों द्वारा लिखी रचनाओं को प्रस्तुत करते हैं, हमारे जी, विद्यार्थी। जी। तो अपने ही एक विद्यार्थी के लिए मैंने ये कविता लिखी थी और उसने बहुत बखूबी, शायद मैं भी इतने अच्छे से प्रस्तुत नहीं कर पाऊँगी जितनी मेरी छात्रा ने इसे प्रस्तुत किया था, बट मैं प्रयास करती हूँ जी, कि मैंने क्या लिखा था और क्या चाहती थी, क्या अपेक्षा थी मेरी युवा पीढ़ी से। स्वतंत्र हो, स्वाधीन हो, फिर भी पराधीन हो। स्वतंत्रता विचारों की, स्वतंत्रता आचारों की, स्वतंत्रता प्रचार की, स्वतंत्रता मताधिकार की। जो मानते इन्हें स्वतंत्र, वे कदापि ना स्वतंत्र। तुम नवयुग के युवा सारथी, तुम्हें माँ भारती पुकारती। क्या ये बात! देश नहीं, भाव है, अमर वीर गाथा काव्य है। सभ्यता संस्कारों के बस बचे हम ही धनी। सहेज कर रखो इसे, यही तुम्हारी एकता की आन बान शान थी। बहुत उठो चलो ये प्रण करो, विचारों में नव रंग भरो, नव शक्ति का सृजन करो, नव शक्ति का सृजन करो। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। वेरी इंस्पायरिंग। तो आप खुद की रचनाओं के अलावा बच्चों के लिए भी लिखती हैं, ये मुझे मतलब अभी पता लगा। ये एक टीचर से अधिक
जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आप निभा रही हैं इस टाइम पे। तो मतलब दिस इज़ रियली अमेजिंग टू नो। हम लोग इस तरह के सेशन जो है ना हमें मुझे लगता है और करने चाहिए आपके कुछ छात्रों को बुला करके भी जी, और जी, उनका बिल्कुल, बिल्कुल। उनका पक्ष भी जो है सुनना चाहिए। कुछ और सुनाइए सोनल जी। अ, अगर मैं देखूँ कि जब से अभी मैंने सीरियसली लिखना शुरू किया, जब से मैंने सोचा कि मुझे लिखना शुरू करना चाहिए, तो जो मेरी सबसे पहली रचना थी, जिसे वाक़ई में मैंने ऐसे पेन डाउन किया था और अपनी डायरी में लिखा है, वो ये थी कि खाली-खाली से इस जीवन को भरा-भरा सा कर लें। खाली-खाली से इस जीवन को बहुत बढ़िया। भरा-भरा सा कर लें, मन की इन तंग गलियों को हाट का बाज़ार कर दें। वाह! अपने छोटे-छोटे सपनों को ऊँची उड़ान भर दे दें, अपनी सीमाओं को फैलाकर धरती को आकाश कर दें। क्यों ना बाँट लें अपने गमों को, अपनी खुशियाँ भी सरेआम कर दें। हुँ, क्यों हुँ। सोचे कि कल क्या हो, पहले आज को तो जी भर जी लें। बहुत अच्छे। आपकी जितनी कविताएँ मैंने अभी तक नोटिस करी हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक पोएट्री है। मतलब कहीं पे भी आपको मुझे ये कटाक्ष या सैटायर नज़र नहीं आया पोएट्री में। सारी बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं, आशावादी कविता जिसको कहा जाता है। तो क्या पर्पसली आप सिर्फ़ आशावादी ही लिखती हैं या क्योंकि आपने अपना बताया कि मुझे जब भी वाद-विवाद प्रतियोगिता होती है तो मैं हमेशा जो है ना विपक्ष में बोलना पसंद करती हूँ। तो वो कविता में कहीं नज़र नहीं आया। अ एक्चुअली विपक्ष में भी भाव तो आशा का ही होता है। हाँ, आप हाँ। तर्क ज़रूर प्रस्तुत करते हैं और जहाँ तक मेरा मानना है वैभव जी के आपका जो भी लेखन होता है ना, वो आपके व्यक्तित्व की प्रतिध्वनि होता है। तो हाँ, हाँ। मेरा शुरू से ऐसा ही रहा है कि मैं अ, छोटी-मोटी परेशानियों को देखकर या कोई भी किसी भी परिस्थितियों में मैं अपनी सारी आशाएँ, उम्मीदें छोड़ नहीं देती। मैं हुँ, हुँ, उम्मीद का दामन आखिरी समय तक पकड़ कर रखती हूँ और हुँ। हर पल यही सोचती हूँ कि जो अभी तक नहीं हुआ, वो किसी अच्छे के लिए नहीं हुआ, लेकिन अब जो होने वाला है, वो शायद बहुत बेहतर होने वाला है। और हुँ, एक और बात है जो मेरी कविता में आपको आशावादी स्वर नज़र आता है, उसके पीछे कि मैं अपने आप से बहुत प्रेम करती हूँ। मैं अपने आप को बहुत पसंद करती हूँ, अपने आप से बहुत प्रेम करती हूँ और किसी भी परिस्थिति में, किसी की भी वजह से अपने आप को दुखी होने का अवसर नहीं देती। क्या मेरी बात! खुशियों की, मेरे आनंद की चाबी हमेशा मैंने अपने पास ही रखी है, वो मैंने किसी को नहीं दी। बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात है मतलब आई एम माय फेवरेट ये एक स्टेटमेंट है इंग्लिश की जो सुनते आए हैं और आप उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रही हैं। तो लिखना मेरा भी शौक रहा है। मैंने भी करीबन 30-35 साल बहुत काफ़ी कुछ लिखा है और आपकी इतनी आशावादी पोएट्री सुनने के बाद जो है ना, मुझे एक बहुत पुरानी एक पोएट्री याद आती है व्हिच इज़ मोर स्पिरिचुअल अगर इजाज़त हो तो मैं आपको बिल्कुल, बिल्कुल वैभव जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मुझे याद तो बहुत ज़्यादा नहीं रहता लेकिन फिर भी ये याद है तो इसलिए सुनाता हूँ कि कृपा ईश्वर की मुझ पर दिन-रात रहती है। कृपा ईश्वर की मुझ पर दिन-रात रहती है। बड़ा खुशनसीब हूँ मैं ऐसा दुनिया कहती है। तेरी रहमत को मैं हर बार महसूस करता हूँ। करके हर बार तेरे दर्शन मेरी अश्रुधारा बहती है। क्या बात है! होते ही परेशान बुलाना तेरा करीब होते ही परेशान बुलाना तेरा करीब, नज़रे इनायत तेरी हर बार होती है। कृपा ईश्वर की मुझ पर दिन-रात रहती है। बहुत खुशनसीब हूँ मैं, ऐसा दुनिया कहती है। वाह, वाह, वाह! क्या बात है, क्या बात है! ये तो बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरे भाव हैं ये बिल्कुल उसी की प्रतिध्वनि है। बहुत ही बढ़िया वैभव जी, बहुत नहीं, आपकी बढ़िया। पॉज़िटिविटी जो है ना बड़ी इन्फेक्शियस है, मतलब वो कहीं न कहीं सामने वाले को भी जो है ना पॉज़िटिव करती है और ये एक अच्छा व्यक्तित्व जो है इसका प्रमाण है। जी, जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका।
तो सोनल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतना वक़्त निकालने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और हम उम्मीद करेंगे कि आप दोबारा हमारे साथ इस मंच पे आएँ और मैं बिल्कुल, बिल्कुल। सारे दर्शकों से बोलूँगा कि आप सोनल जी को उनके चैनल पे भी देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे भी और जो उन्होंने अभी बहुत जल्दी शुरू किया है और हमारे भी कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइएगा कि आपको सोनल जी का काव्य पाठ कैसा लगा और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा और ऊज़ ग्लोबल को देखते रहिए, फ़ॉलो करते रहिए। सोनल जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। बहुत-बहुत धन्यवाद वैभव जी आपका मुझे ये मंच देने के लिए, मेरे इन विचारों को जन समूह तक पहुँचाने के लिए, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभार करती हूँ और बहुत-बहुत धन्यवाद वैभव जी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।